हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ समर्थ एकेडमी। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हैं, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो एक टॉपिक हर जगह छाया हुआ है, चाहे वो इंडियन न्यूज़ में हो चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ में, और वो न्यूज़ है कोप 27 के बारे में, है ना। कोप का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस, मेरी राइटिंग के लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, बट ऐसे ही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोप कहते हैं। 27 किस बात को दिखा रहा है कि ये 27th इनकी मीटिंग थी। देखिए, आपने ये सब नाम सुना होगा, यूएनओ का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसी का दूसरा नाम है कोप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये हर साल होता है लगभग, है ना। 1995 से लेकर अब तक ये रेगुलर चल रहा है, और हर साल कुछ ना कुछ लैंडमार्क डिसीजन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज इसमें लिए जाते हैं। और इस बार एक बहुत 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 बड़ा माइलस्टोन कह सकते हैं आप, है ना, डिसीजन जो कि लिया गया है वो है लॉस एंड डैमेज फंड। ये बहुत, आप इसको समझना पड़ेगा, है ना। नो मैटर आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, whether you are preparing for UPSC और स्टेट PCS और एनी एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है ना। और क्योंकि ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों इसे ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोप 27 जाना ही जाएगा लॉस एंड डैमेज फंड के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है कोप 27, जो कि कहाँ पे हुआ है भाई। सबसे पहले वन लाइनर एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे हुआ है कोप 27। तो शर्म एल शेख नाम का एक टाउन है, वहाँ पे हुआ है, जो कि कहाँ पे है, इजिप्ट में है, ठीक है। यू कैन रीड इट हियर। और हम लोग देखेंगे कि व्हाट इट अचीव, मतलब कोप 27 क्या अचीव कर पाया और क्या नहीं कर पाया। अब देखते हैं कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको प्रिसाइड कौन किए। तो इजिप्ट के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है ना, जो जिनका नाम है सामे शौकरी जी, है ना, हसन सामे शौकरी जी, जो कि कौन है भाई, अगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है कहाँ के, इजिप्ट के, है ना। इन्होंने प्रिसाइड किया। डेफिनेटली ये होस्ट नेशन है इजिप्ट, तो वहाँ के जो मिनिस्टर है वही प्रिसाइड करेंगे, मतलब ही वॉज द प्रेसिडेंट। जैसे, है ना, अगले साल जो G20 होना है, कहाँ पे होना है, इंडिया में होना है, तो उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर हेड कौन थे, यहाँ पर थे हमारे सामे शौकरी जी, जो कि कौन है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब यहाँ पे लगभग 45,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, है ना, जो कि लोकल कम्युनिटीज़ से भी थे, मिनिस्टर लेवल के भी थे, है ना, सेक्रेटरी लेवल के अलग अलग लोग थे, अलग अलग NGOs के लोग थे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट हमको यह ध्यान रखना है कि किसने प्रिसाइड किया। किसी वन लाइनर एग्जाम रेलवे वगैरह में आ सकता है, ठीक है। मेन जो हमको समझना है वो ये समझना है कि लॉस एंड डैमेज फंड क्या है। एक बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया है, आपने ये पढ़ा होगा कि कोप 27 को याद ही किस लिए किया जाएगा, कि दिस इज COP ऑफ या कोप ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। अब ये समझते हुए लॉस एंड डैमेज फंड है क्या। बचपन से आप सब ने ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, ये सब के बारे में ऐसे पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा, है ना। हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। जब क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, क्लाइमेट एक लॉन्गर टर्म है ना। लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय के वेदर का अगर हम लोग एक एवरेज निकाले तो वो बन जाता है क्लाइमेट। नाउ हम सब जानते हैं कि इस हमारे जो अर्थ है उसमें क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है ना। देखिए, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब जिसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन का रोल है। आप सब जानते होंगे पहले डायनासोर रहते थे, वो मर गए, क्यों मरे, कुछ लोग कहते हैं एनवायरनमेंट में चेंज आया, कुछ लोग कहते हैं कि एक भाई मीटियोर आया, टकरा गया, है ना। तो मतलब वो एक कहीं ना कहीं नेचुरल कॉज था, बट कई बार ह्यूमन कॉज भी होता है जिसके कारण क्लाइमेट में चेंज आता है, इंक्लूडिंग मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस एक्सट्रीम इवेंट। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंट या इंटेंस एक्सट्रीम इवेंट क्या हो सकता है, मान लीजिए कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ हो गया, तो वो तुरंत वहाँ आपके एरिया में इफेक्ट करेगा, है ना।
has caused some irreversible impact as natural and human systems are pushed beyond their ability to adapt. पता है हमारी वर्ल्ड जो हमारा यूनिवर्स है या अर्थ है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है बताओ? कि ये बहुत इसमें खूबी है अडेप्ट होने की, है ना. ह्यूमन बींग्स भी अडेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स है वो अडेप्ट करते हैं, लेकिन एक लिमिट होता है जिसके बाद आप अडेप्ट नहीं कर पाते. जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं मान लीजिए, वहाँ का बॉस चेंज हुआ, है ना. जैसे अभी एलन मस्क, है ना, ट्विटर को टेक ओवर किया उन्होंने. अब जो लोग उनके हिसाब से चल पाएंगे, कुछ समय तक अडेप्ट कर पाएंगे, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, एक लिमिट आएगा जिसके बाद शायद अडेप्ट ना कर पाए, भाई हो सकता है ऐसा. तो वैसे ही अर्थ का भी एक लिमिट है. बट इंसान क्या है, जो अर्थ है और जो बाकी लोग भी है और बाकी जो पूरा क्लाइमेट है, उसको उसके लिमिट के बियॉन्ड चेंज कर रहे हैं. मतलब इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि वो लिमिट को क्रॉस कर रहा है. अब देखिए, द लॉस एंड डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड रिलेटेड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बट ऑल्सो स्लो ऑनसेट इवेंट. अब कुछ तुरंत हो जाता है कई चीज़ें, और कुछ चीज़ें होते हैं जो स्लोली होते हैं, और स्लो होने के कारण कई बार लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका हैवी इम्पैक्ट देखने को मिलता है. उसमें क्या आता है भाई, सी लेवल का राइज हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलर बढ़ रहे हैं, है ना. आप खुद सोच सकते हैं कि पहले जितनी ठंड आज शायद नहीं पड़ती है. ओशन एसिडिफिकेशन, इसके कारण आज बहुत ज़्यादा एक लॉस हो रहा है ना. फ्लोरा फौना एवरीथिंग, सबको इफेक्ट पड़ रहा है. ग्लेशियल रिट्रीट, पहले जो ग्लेशियर्स थे कितने बड़े होते थे, उनका साइज पूरा श्रिंक हो रहा है ना. और ऐसे ही बहुत सारी चीज़, लैंड एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मैं आपको बहुत सारा चीज़ों बता के मैं बोर नहीं करना चाहता. मतलब दीज आर द थिंग्स विच हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन. अब इस चीज़ को समझना है हमको कि भाई कई देश जो है, जो बड़े बड़े देश है सच एज यूएसए, ये बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं. बात करें यूरोप की, वो भी एक बहुत डेवलप्ड नेशन है. या बात करें अपन कहाँ की, चाइना की, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं. मतलब हम ये मान सकते हैं कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूरोप हो गया, कहीं ना कहीं इंडिया भी हो गया, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज पॉपुलेशन एंड इंडिया इज़ ऑल्सो डेवलपिंग नेशन. कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि इन देशों के कारण बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज आ रहा है. बट व्हाट अबाउट द स्मॉलर नेशंस, छोटे छोटे देशों का क्या? छोटे देश हम जानते हैं ज़्यादा ज़्यादा कार्बन एमिट करेंगे क्या? नहीं करेंगे. क्या वो ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे. और ज़्यादातर छोटे देश कौन से देश होते हैं? आइलैंड देश होते हैं. और आइलैंड देश है अगर, तो जाहिर सी बात है सी के चारों तरफ है, और सी राइज होगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको होगा? इन्हीं स्मॉलर नेशन को होगा. तो भाई यूएसए तो अपना, यूएसए, चाइना, यूरोप तो अपने देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट हु इज़ पेइंग द प्राइस? द स्मॉलर एंड डेवलपिंग नेशन. इसलिए आज से कई सालों से ये बात उठ रही है कि भाई अगर डेवलप्ड नेशंस इतना फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्लाइमेट को उन लोग इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसका खामियाजा छोटे नेशन क्यों आखिर बियर करे? तो कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा. इसीलिए इस बार के अपने कोप 27 में डिसीजन लिया गया कि भाई डेवलप्ड नेशन जो है वो एक फंड क्रिएट करेंगे. अब ये देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, इन्होंने कोप 26 में भी ऐसा ही कहा था. लेकिन इस बार ये बिल्कुल इन्होंने प्लेज किया है सारे नेशंस ने मिलकर कि डेवलप्ड नेशन एक फंड क्रिएट करेंगे. और उस फंड के पैसे को कहाँ यूज़ करेंगे भाई? तो डेवलपिंग नेशंस के लिए यूज़ करेंगे. पहले तो क्यों? अगर मान लो उनको जो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उनको कंपेंसेट करेंगे. ये पहली चीज़. दूसरा, डेवलपिंग नेशंस के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण वो जो एक कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी हो गया या वैसी फ्यूल यूज़ करना जिसमें भाई जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो उसमें नहीं मूव कर पा रहे, तो उनको हेल्प भी करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. इस साल पाकिस्तान
में फ्लड आया, उसमें $42 बिलियन का उनको नुकसान हुआ। और आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में हर साल फ्लड आ रहा है ना, और पाकिस्तान ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत पुश किया है स्कोप 27 में, और बार बार उन्होंने बताया कि भाई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये बताइए 42 बिलियन जो है ये उनके जीडीपी का अराउंड 12% है। सोचिए 12% उनको लॉस हो जा रहा है ना। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपैक्ट पड़ रहा है एक डेवलपिंग नेशन को। ठीक है, तो अब डेवलप्ड नेशंस ने और सारे नेशन जितने लोग हैं उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक फंड बनाएंगे। फंड का नाम क्या है भाई? लॉस एंड डैमेज फंड। और जिसमें हम लोग सब लोग पैसे डालेंगे, और अभी तो कई यूरोपियन नेशंस ने प्लेज भी कर लिया है कि हम भाई पैसे देंगे ही देंगे, है ना। और वो पैसा किसके लिए काम आएगा? इन डेवलपिंग नेशंस को कंपनसेट करने में काम आएगा, और साथ ही साथ उनमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी वो पैसा काम में आएगा। तो कितना लगभग उन्होंने प्लेज किया है? $100 बिलियन पर ईयर। बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर अभी भी बात करें हम, तो $500 बिलियन की ज़रूरत है अभी तक जो डैमेज हो चुका है ना। और अगर हम लोग बात करें, खैर डेटा तो इतने सारे हैं कि 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर लगेंगे अगर हम लोग को फिर से वापस से एक नॉर्मल, मतलब जो क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट हुआ है अगर उसको फिर से नॉर्मल करना है तो 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर लग जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा हमको, है ना। वो सारे देशों को बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा, तब जाके जो ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुका है उसको हम कुछ हद तक रिकवर कर पाएंगे। अब ये तो बात हो गई भाई, बहुत बड़ा एक डिसीजन है, क्योंकि है ना कि अब ये प्लेज किया गया कि भाई अब हम हर साल $100 बिलियन देंगे। बहुत बड़ा राशि है भाई, $100 बिलियन पर ईयर, है ना। अब देखिए, अब बात यहाँ पे हो रही है कि कौन देगा भाई पैसा? डेवलप कंट्रीज देंगे। किसको देंगे? डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। बट चाइना अपने आप को क्या कहता है? डेवलपिंग नेशन। इंडिया अपने आप को क्या कहता है? डेवलपिंग नेशन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अरब के कुछ देश भी अपने आप को क्या कहते हैं? डेवलपिंग नेशन। इवन इजिप्ट कॉल इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग नेशन। लेकिन चाइना एमिट नहीं कर रहा है क्या? या चाइना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है? कर रहा है। इंडिया भी कुछ हद तक तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। तो अब यूरोपियन कंट्रीज चाहती है कि चाइना हो गया, अरब नेशंस हो गया, इंडिया भी, ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करे भैया, क्योंकि ये भी तो ग्रीन हाउस गैसेस में कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसके बारे में और चर्चाएं होनी है, लेकिन फिर भी अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि $100 बिलियन अब क्लाइमेटिक चेंज के जो इम्पैक्ट हुआ है उसके लिए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि भैया ये जो इतना जो डैमेज है, जो ये जो फंड है लॉस एंड डैमेज फंड $100 बिलियन का, मैनेज कौन करेगा? कंट्रीब्यूट कौन करेगा? कितना करेगा, है ना? हाउ मच दे विल कंट्रीब्यूट? ये अगले साल के लिए छोड़ दिया गया। ये तो बहुत अच्छा इन लोग काम करते हैं, जो कि कहाँ पे होना है ये हमारे लिए क्वेश्चन बन गया भाई। कहाँ पे ये होगा? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा, COP 28, वहाँ पर ये फाइनलाइज किया जाएगा, है ना। आपको पता है रात भर वो लोग बैठे थे, और रात भर लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया है, और लेकिन बहुत अच्छा ये निकल के आया। लेकिन फिर भी ये उसका पूरा क्या होगा, कैसे होगा, ये हमको पता चलेगा अगले साल। अब देखते, ये तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट था। अब हम क्या अचीव नहीं कर पाए? पहली चीज, जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो बोल रहे थे कि फॉसिल फ्यूल को हमें बिल्कुल यूज क्या करना है? खत्म करना है। इंडिया भी इस बात को कहा, है ना। और इंडिया के जो अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर है मिस्टर भूपेंद्र यादव जी, जो कि गए भी थे, उन्होंने एक बात कहा कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन एंड नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, है ना। अच्छा लाइन है, ऐसे वगैरह लिखने के लिए स्टेट पीसीएस में ऐसे भी आता है, और बाकी आंसर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट ही सेड कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। और वो बोल रहे हैं कि हम तो हर संभव प्रयास है वो करेंगे ताकि फॉसिल फ्यूल का यूज़ हम मिनिमाइज कर सके। लेकिन बड़े बड़े देश भी है भाई, चाइना है, यूएसए है, सबसे इन्हीं का नाम आता है, और इनके देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये बिजनेसमैन ने बना ली लॉबी, और ये इसके लिए बात ही नहीं होने दी है ना। और यूएसए, चाइना हमेशा पीछे हट जाते हैं जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को यूज़ कम करने की बात करते हैं, इन लोग हमेशा पीछे हट जाते हैं।
तो इसके कारण फॉसिल फ्यूल के यूज़ के अगेंस्ट कोई भी बड़ा स्टेप COP27 में नहीं लिया जा सका, है ना। और क्या इसकी हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, बार बार एक बात हो रही है, COP26 में भी बात हुई थी, उसके पहले भी बात हुई थी कि हमें प्री इंडस्ट्रियल एरा जो कि अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन एक जो आइडियल है वो ये मान सकते हैं 1850 से 1900 के बीच के एरा को हम लोग क्या कहते हैं, प्री इंडस्ट्रियल एरा। हमें आज का टेम्परेचर कभी भी उस प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है। ये एक, कई लोग कहते हैं 2 डिग्री से नहीं ज़्यादा होना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये एक बहुत ही मतलब परफेक्ट है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमें नहीं ज़्यादा होने देना है। ये भी बात हुई भाई नहीं ज़्यादा होने देंगे, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन इसके लिए नहीं लिया जा सका। कारण क्या है? कारण यही है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोग जान रहे अगर ऐसा कुछ कमिटमेंट कर दिया तो उनको बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना पड़ेगा या फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉस इनकर करना पड़ सकता है। तो दीज वर द थिंग्स विच could not be achieved, but what could be achieved? So a great thing that is loss and damage fund, और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर अगले साल ये पूरा फाइनलाइज हो जा रहा है तो बहुत सारे कंट्रीज़ और इंडिया भी इसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि हमारे में भी आप जानते हैं जैसे तमिलनाडु में हो गया, कई जगह बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है ना। आपने सुनते भी होंगे आप कि चेन्नई भाई डूब गया, चेन्नई में बाढ़ आ गई, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो बेनिफिशियल। अगर आपको बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ शेयर इट, और प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी टॉपिक। अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक में, एनीथिंग, है ना, जो भी अगर आप चाहें तो आप लोग प्लीज़ बताइए। अगर आपको लगता है इस वीडियो में भाई कोई कमी है या कहीं पे कुछ गलती है ना, इंसान से गलती होती है, तो वो भी बताइए, सो दैट वी कैन improve ourselves. So thank you very much.